आरबीआई की पॉलिसी के साथ, जिसमें क्रिसमस से पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को सेंटा गिफ्ट दिया है। अनुमान के मुताबिक दास बाबू ने रेपो रेट में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन सीआरआर में 2 चरणों में ½ % की कटौती की है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है और रिटेल महंगाई के अनुमान को बढ़ाया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तिमाही के अंत तक घरेलू अर्थव्यवस्था में सुस्ती से जुड़ी समस्याएं बॉटम आउट हो चुकी हैं। सीआरआर कटौती से सिस्टम में नकदी बढ़ेगी और बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा। To ease the potential liquidity stress, it has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is to reduce the CRR of all banks to 4% of net demand and time liabilities, that is NDTL. The reduction in CRR is consistent with the neutral policy stance and would increase primary liquidity of about rupees 1.16 lakh crore, that is 1,16,000 crore to the banking system. High-frequency indicators available so far suggest that the slowdown in domestic economic activity bottomed out in the second quarter of this year, and it has since recovered, aided by strong festive demand and pickup in rural activities. Agricultural growth is supported by healthy kharif crop production, higher reservoir levels, and better rabi sowing. Industrial activity is expected to normalize and recover from the lows of the previous quarter. एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार सीमित दायरे में रहा। बाजार की 5 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 57 पॉइंट गिरकर 81,709 पर और निफ्टी 31 पॉइंट गिरकर 24,678 पर बंद हुआ। हालांकि आज के बाजार में मिड कैप मेटल शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आज सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर्स में गिरावट, तो वहीं निफ्टी के 50 में से 31 शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिली। तो भारत में कोई स्लो डाउन नहीं है, ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। दूसरी तिमाही में जीडीपी के खराब नंबर पर वित्त मंत्री ने कहा कि अगली तिमाही में ग्रोथ पिकअप करेगी। इस साल चुनाव की वजह से स्पेंडिंग कम होने से थोड़ी बहुत सुस्ती आई, लेकिन अगली तिमाही तक ठीक हो जाएगा। उन्होंने एक बार फिर से ये दावा किया कि भारत इस साल ही नहीं बल्कि अगले कुछ सालों तक दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली इकोनॉमी बना रहेगा। It's not a systemic slowdown. It is more absence of activity on public expenditure, capital expenditure, and so on. So I expect Q3 to also make up for all this. So the growth number is something which is not necessarily going to get badly affected. We need to also push up on very many other factors. So I would think India still, not just for this year, but for the next year as well and the year after that also, very good chances and opportunities for India to remain as the fastest growing economy. तो अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार और बढ़ती महंगाई के बीच आज से प्री बजट मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में क्या होना चाहिए, इसे लेकर आज सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ मुलाकात करने जा रही हैं। तो इस मुलाकात में फोकस क्या होगा और आगे किन सेक्टर्स के साथ मुलाकात का सिलसिला चलने वाला है, ये सब कुछ जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग है उसे लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट है। देखिए, दरअसल बजट की तैयारियों को लेकर तो 2 महीने पहले से ही नॉर्थ ब्लॉक के अंदर हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन जो आमतौर पे नॉर्थ ब्लॉक के बाहर से हलचल दिखती है उसकी शुरुआत आज हुई है, जब प्री बजट मीटिंग यानी बजट में क्या होना चाहिए इसको लेकर अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ वित्त मंत्री सलाह मशविरा करती हैं। सलाह मशविरा का दौर आज से शुरू हुआ है और आज पहले दिन अर्थशास्त्रियों के साथ वित्त मंत्री बैठक कर रही हैं। इन अर्थशास्त्रियों में जाने माने अर्थशास्त्री शामिल हैं। मिसाल के तौर पर समीरन चक्रवर्ती चीफ इकोनॉमिस्ट सिटी ग्रुप के हैं,
हैं, गौरा सेन गुप्ता चीफ इकोनॉमिस्ट IDFC फर्स्ट बैंक के हैं, नर्मदा मित्तल हैं इकोनॉमिस्ट SBI म्यूचुअल फंड के। इस तरह के कई सारे लोग यहाँ पर हैं। इसमें आपको अश्विन महाजन भी हैं, नेशनल कन्वीनर स्वदेशी जागरण मंच के। और इन सब के साथ ऐसे मौके पर चर्चा हो रही है जब GDP ग्रोथ की रफ्तार उम्मीद से काफ़ी नीचे आ चुकी है, करीब 30 तिमाही के निचले स्तर पहुंच चुकी है। महंगाई अभी भी बनी हुई एक चिंता का विषय। रिजर्व बैंक ने रेट कट नहीं किया है। कैपेक्स ग्रोथ काफ़ी ठंडा पड़ गया है। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए, ये अर्थशास्त्री यहाँ पर सलाह देंगे और उनमें से हो सकता है कुछ की झलक आपको बजट में देखने को मिलेगी। तो ये आज सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन ये सिलसिला 30 दिसंबर तक चलेगा। आज अर्थशास्त्रियों के साथ है, 7 दिसंबर को किसान एग्रीकल्चर क्षेत्र के एक्सपर्ट के साथ बैठक होनी है जिसमें MSME भी होंगे। 26 दिसंबर को ट्रेड और सर्विस सेक्टर के लोग मिलेंगे। तो 27 को ट्रेड यूनियन, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल सेक्टर के साथ बैठक होगी। 28 दिसंबर को इंफ्रा एनर्जी सेक्टर के लोग मिलेंगे और 30 दिसंबर को इंडस्ट्री और सोशल सेक्टर के साथ सलाह मशविरा होगा। और फिर अगले 1 महीने तक बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां कल देवेंद्र फडणवीस ने 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट विस्तार होना है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भाजपा के कोटे में 20, शिंदे के पास 13 और अजीत पवार के कोटे में 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। इसके साथ ही सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास रखेगी। तो खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ अब जुड़ रहे हैं संवाददाता विवेक गुप्ता। तो विवेक, जानना चाहेंगे कि अगर हम अब कैबिनेट विस्तार की बात करें तो क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास, और खास तौर पर अगर हम गृह विभाग की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें, तो बीजेपी के अपने पास ही रखने जा रही है? बिल्कुल सही कहा दीपाली आपने। देखिए, गृह मंत्रालय बीजेपी अपने साथ ही रखेगी और CNBC आवाज शुरू से बोल रहा है कि गृह मंत्रालय बीजेपी और खासकर देवेंद्र फडणवीस वो किसी और को अपने सहयोगी दलों को नहीं देंगे। देखिए, अगर उनका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो 2014 से 2019 जब देवेंद्र फडणवीस CM थे तब भी उन्होंने अपने पास गृह मंत्रालय रखा था। अभी पिछले 2.5 साल पहले जब वो डिप्टी CM थे तब भी उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखा था। एक बार फिर से वो 2024 में बड़ी जीत के साथ CM बने हैं। तो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर गृह मंत्रालय अपने पास रखेंगे। गृह मंत्रालय को वो लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज अपने सहयोगी दलों के साथ नहीं करेंगे। रही बात दूसरे पोर्टफोलियो की, जिसमें अहम पोर्टफोलियो UD यानी कि अर्बन डेवलपमेंट और PWD है, वो जो पोर्टफोलियो है वो एकनाथ शिंदे को मिल सकते हैं जो फिलहाल डिप्टी CM है महाराष्ट्र के। अजीत पवार को फाइनेंस मिलने की जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है वो मिल रही है, क्योंकि अजीत पवार ने पहले ही इस मीटिंग में, महायुति की मीटिंग में कहा दिया था कि वो वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं। पिछले 2.5 साल से वही संभाल रहे थे। एक बार फिर से वो वित्त मंत्रालय उन्हीं को मिले, तो उसको लेकर दोनों पार्टियां सहयोगी ने वो मान गई हैं कि अजीत पवार को ही वित्त मंत्रालय दिया जाएगा। साथ ही साथ अजीत पवार ने ये भी मांग की थी कि उन्हें पुणे का गार्डन मिनिस्ट्री बनाया जाए। तो ये जो बातें हैं वो मान ली गई हैं। जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो हैं वो लगभग तीनों पार्टियों में बंट चुके हैं। जो छोटे मोटे पोर्टफोलियो हैं उसको लेकर मीटिंग का दौर अभी भी जारी है। और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही है, 133 सीट जीतकर नंबर 1 पार्टी रही है महायुति में। तो सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो वो अपने पास रखेगी। 20 से 21 पोर्टफोलियो जो है बीजेपी अपने पास रखने की जानकारी मिल रही है हमें। 10 से 12 पोर्टफोलियो एकनाथ शिंदे वो अपने पास रखेंगे और 8 से 9 पोर्टफोलियो अजीत पवार NCP पार्टी अपने साथ रखने की जानकारी है। दीपाली जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से विवेक बता रहे थे कि जो गृह मंत्रालय है वो बीजेपी अपने पास रखेगी, सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो भी बीजेपी के खाते में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं संसद से आ रहे अपडेट की। राज्यसभा में कैश मिलने पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। सभापति ने अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच से कैश मिलने की बात सबके सामने रखी और सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीट नंबर 222 से नोटों का बंडल मिला है। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। सुरक्षा कर्मियों को जांच के दौरान नोटों का ये बंडल मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है, इसलिए इसकी जांच कराई जा रही है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरे मामले पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 500 रुपए का नोट लेकर संसद जाते हैं। पूरे मामले में सच जानना बेहद जरूरी है और इसलिए इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। Apparently denomination is 500 rupees
VAT appears to be physically of 100 notes, but all these are subject to serious investigation. And I'm sure no one should be opposed to an investigation because मैं कल फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता, लेकिन एक और मूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया है। नड्डा और दूसरे बीजेपी नेताओं ने इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा तो खड़गे ने सामने से मोर्चा संभाला और करारा जवाब दिया। वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो, और कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड एंड विथ हेल्दी स्पिरिट मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि नए साल में महंगी होगी कार। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नए साल में अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो एक खबर जरूर जान लें, क्योंकि हुंडई के बाद अब मारुति ने भी जनवरी से गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स लेते हैं श्रेया से। तो श्रेया, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी गाड़ी कितनी महंगी होने वाली है नए साल में? गरीबी में आटा गीला, मतलब इन्फ्लेशन अपने पीक पर है और चीज़ें और महंगी होती जा रही है। आज की रिपोर्ट इसी की गवाह है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के 2 दिग्गजों ने अपने व्हीकल के दामों में इजाफा कर दिया है। मारुति ने और हुंडई ने अपनी व्हीकल्स की कीमतों में इजाफा किया है। शुरुआत हुंडई ने की थी, लेकिन आज मारुति ने भी ये ऐलान कर दिया है कि उनके व्हीकल्स में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है जनवरी 2025 से। तो नई साल से गाड़ियां महंगे होने वाली है। हुंडई ने भी कल रिपोर्ट निकाली थी और हुंडई ने 25,000 तक का ये इजाफा किया है। मतलब उनके मॉडल्स अब 25,000 ज़्यादा देना पड़ेगा आपको उनके मॉडल्स खरीदने में, और गाड़ियों के अनुसार, ये मॉडल्स के अनुसार ये बढ़ोतरी हो सकती है। कारण क्या है? तो एक तो रीत चली आ रही है कि हर साल कीमतों में इजाफा होता है, साथ ही कंपोनेंट और कमोडिटीज़ में जो है उसमें इजाफा हुआ है। रॉ मटेरियल ज़्यादा महंगे हो गए हैं। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम की कीमतों में 10% का इजाफा हुआ है साल दर साल। रॉ मटेरियल, जैसा कि मैं कहा, वहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। जिंक साल दर साल 16% से ज़्यादा तेज़ हो गया है। कॉपर 13.5% से ज़्यादा तेज़ हो गया है। टिन की अगर बात करें तो ये भी 5.5% से ज़्यादा तेज़ हो गया है। रबर जो है, जो टायर्स में जिसका काम आता है बनाने में, उसमें 26% से ज़्यादा की तेज़ी साल दर साल के हिसाब से देखने को मिल रही है। तो क्लियरली रॉ मटेरियल्स तेज़ हुए हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन से ग्लोबल सप्लाईज के रूट में बदलाव किया गया था। रेड सी वाले जो रूट को था उसको डाइवर्ट किया गया था, जिससे समस्याएं पैदा हुई। तो इससे भी कंटेनर्स के दाम बढ़े हैं। तो टोटल इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर पर देखने को मिला है। लेकिन जाहिर सी बात है, महंगाई का और एक झटका आम जनता को लगा है।
शुक्रिया श्रेया खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो गया है। 100 से ज्यादा किसान पैदल दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री ने किसानों को रोक लिया है। बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। इधर खन्नौरी बॉर्डर पर भी हलचल तेज है। एमएसपी, कर्ज माफी और पेंशन जैसी मांगों को लेकर 13 फरवरी से किसान धरने पर बैठे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमें आगे जाने दिया जाए, हम किसी दुश्मन देश से नहीं है। सारी सिचुएशन पे हम निगाह रख रहे हैं। हम तो आज भी आपको अपील करते हैं, एसपी अंबाला को भी मैंने बोला है, आप चेक कर लो, या बातचीत से मसले का हल करो या पीसफुली हमें आगे जाने दो। देश हमारा है, देश के नागरिक हैं, हम कोई दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं हैं। हमारे साथ जो दुश्मन देश के नागरिक जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। हम अन्नदाता हैं, अन्नदाता आपको सरकार बनाता है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान, वो बल प्रयोग से पीछे हटे, अपनी उपराष्ट्रपति की बात मानकर बातचीत का रास्ता खोले। लैब में बनाई गई डायमंड की पहचान अब आसान होगी। सरकार लैब ग्रोन डायमंड की पहचान आसानी से करने के लिए गाइडलाइंस लाने की तैयारी कर रही है। इस पर कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे मैम। सबसे पहले तो लैब ग्रोन डायमंड को लेकर के फ्रेमवर्क बनाने पर आप काम कर रहे हैं, क्या इरादा है, कब तक ये फ्रेमवर्क बनकर तैयार होगा? तो इसमें मुख्य रूप से चूँकि लैब ग्रोन डायमंड जिस तरह से कंज्यूमर को बेचा जा रहा है बिना उसको ये बताए कि ये नेचुरल डायमंड नहीं है, तो इसमें ही एक व्यवस्था ये लाई जा रही है कि जो एडवर्टाइजिंग है या जो इनवॉइस है इसमें किस प्रकार से स्पष्ट रूप से इसका जिक्र हो कि ये लैब ग्रोन डायमंड है और इससे कंज्यूमर्स चीट नहीं हो। और कंज्यूमर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो डायमंड खरीदें तो वो स्पेसिफिकली इस बात को जानने का प्रयास करें कि वो नेचुरल डायमंड है या लैब ग्रोन डायमंड है। ये फ्रेमवर्क हम कब तक देख सकते हैं कि आएगा? इस पर कार्य चल रहा है, सभी स्टेक होल्डर्स से इस पर चर्चा की जा रही है और जल्दी ही इस पर एक फ्रेमवर्क आएगा। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।